नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर की नई क्लास में। दोस्तों, आज 27 मई आपके सामने लेकर हाजिर हूं 10 क्वेश्चन करंट के जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस क्लास को, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए। नोबडी केयर्स अबाउट योर स्टोरी अंटिल यू विन, सो फर्स्ट विन। यानी दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इस बात से किसी आदमी को कोई मतलब नहीं जब तक आप उसे जीत को हासिल नहीं करते, जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। आपने कई बार देखा होगा, कई विद्यार्थी जो एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक सेलेक्ट हो जाता है और एक या आधे नंबर से रह जाता है। उनकी एफर्ट में कोई कमी नहीं, लेकिन चर्चा उसकी होती है जो जीत गया, यानी जो जीता वही सिकंदर। दोस्तों, उसी लिए आपको जीतना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? दोस्तों, भारत जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। यानी भारत से ऊपर अब 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसकी घोषणा 10वीं गवर्निंग काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। पीएम मोदी ने 10वीं गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। इस अध्यक्षता में के बाद हमारे नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जो नीति आयोग के सीईओ हैं, इन्होंने ये घोषणा की कि भारत जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी भारत ने जापान, जिसकी अर्थव्यवस्था 1.16 ट्रिलियन की है, इसको पीछे छोड़ भारत ने 4187 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया। अब भारत से ऊपर सिर्फ 3 अर्थव्यवस्थाएं बची हैं। पहली अर्थव्यवस्था जो सबसे ऊपर है यूएसए, जिसकी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। दूसरे नंबर पर आता है चीन, जिसकी 19.23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तीसरे नंबर पर आता है हमारे जर्मनी, जिसकी इकोनॉमी 4.74। उसके बाद चौथे नंबर भारत का आता है, जिसकी इकोनॉमी अब हो चुकी है 4.187। इसके बाद बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया, अगर हम अपने लक्ष्य, जो भारत का लक्ष्य है विकसित भारत @2047, यानी 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। इसके लिए जो प्लानिंग चल रही है, अगर उसी प्लानिंग से भारत आगे भी बढ़ता है तो आने वाले 2.5 से 3 वर्षों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी भारत अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले 2 या 2.5 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इस बात की पुष्टि आईएमएफ द्वारा भी की गई। आईएमएफ ने कहा कि भारत 2027 तक 5.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा। 5.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का मतलब है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आगे आईएमएफ ने कहा कि भारत की जीडीपी की विकास दर अगले वर्ष के लिए कितनी होगी? 6.5% होगी, जो विश्व में सबसे अधिक है और यहां तक कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी कहीं ज्यादा है। जहां इस अगले वर्ष में यूएसए की विकास दर 1.8% की दर से बढ़ेगी, तो चीन की विकास दर लगभग 4% की गति से आगे बढ़ेगी। वहीं अगर जापान की देखें, जो जापान की अर्थव्यवस्था का नीचे खिसकने का भी कारण है, तो जापान की जो अर्थव्यवस्था है अगले वर्ष में 0.03% की वृद्धि के साथ
आगे बढ़ेगी। यानी भारत जापान को पीछे छोड़ रहा है, उसमें जापान की भी एक भूमिका है। अगर भारत की इस विकास यात्रा को हम देखें तो भारत जब से आजाद हुआ यानी 1947 से लेके और 2007 60 वर्षों में भारत की जीडीपी 1.2 ट्रिलियन की थी। यानी 1.2 ट्रिलियन भारत ने जो हासिल किया वो आजादी के बाद 60 वर्षों में हासिल किया। इसके बाद अगर हम देखें तो 2007 से और 14 तक भारत 2 ट्रिलियन के आंकड़े को पार किया। यानी अगले 7 साल में भारत ने 0.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को और बढ़ाया। अब इसके बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2014 से 2025 तक, तो इसमें भारत ने 2 ट्रिलियन डॉलर और जोड़ दिए। यानी भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई। यानी जो इकोनॉमी हम 60 वर्ष से ज्यादा में हासिल नहीं कर पाए थे वो पिछले 11 सालों में हासिल कर चुके हैं। और आने वाले और 6 वर्षों में आईएमएफ के अनुसार आने वाले 6 वर्षों में हम 2 ट्रिलियन यानी 2 ट्रिलियन और इस इकोनॉमी में जोड़ सकते हैं। तो ये भारत की विकास दर रही। अगर बात करें क्या ये सब कुछ ठीक है, तो इसके लिए हमें समझना होगा कि अभी भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में देखें, प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में जापान की 33,690 डॉलर प्रति व्यक्ति, जीडीपी प्रति व्यक्ति में जापान 33,690 है। वहीं भारत प्रति व्यक्ति जीडीपी में 2880 डॉलर है। यानी भारत प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में अभी भी कहीं पीछे है। इसीलिए भारत को लोअर मिडिल इनकम यानी निम्न मध्यम आय वर्ग में रखा गया है। इसके लिए आईएमएफ विश्व में 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। जो सबसे पहले वाली कैटेगरी है उसको बोलते हैं लो इनकम। इसमें गरीब देशों को रखा जाता है जिनकी आय 1145 डॉलर से कम है प्रति वर्ष, उनको हम लो इनकम कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद लो मिडिल इनकम, उसमें 1146 से और 4515 तक 4515 डॉलर जो प्रति व्यक्ति आय है उसको हम रखते हैं। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है अपर मिडिल इनकम। उसमें हम 1446 से और 4516 से 14,005 तक रखते हैं। उसके बाद हाई इनकम जो कैटेगरी है उसमें हम इससे ऊपर वाली आय को रखते हैं, जिसमें यूएसए आदि देश आते हैं। तो भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी इस लेवल को ऊपर उठाना होगा। अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया 2014 में। 1 जनवरी 2014 नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2014 में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा देश के प्रधानमंत्री पीएम होते हैं। इसके वर्तमान सीईओ और उपाध्यक्ष बीवीआर सुब्रमण्यम और ये सुमन बेरी है।
अगर हम बात करें अब आईएमएफ, आईएमएफ की स्थापना 1944 ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा हुई। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की, इन दोनों का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है। बाकी अगर आईएमएफ के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जीवा, वहीं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। तो ये हमारा आईएमएफ और नीति आयोग के बारे में भी पूरा डिटेल से क्वेश्चन हो गया। तो आगे देखते हैं। ये देखिए तीसरी, यूनाइटेड स्टेट जो 30 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पर है, चाइना 19, जर्मनी 4.74, यानी जर्मनी और भारत के बीच कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, इसको हम कवर कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स के नए बैंक, ब्रिक्स के विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनबीडी का नया सदस्य कौन सा देश बना है, यानी ब्रिक्स बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया, अल्जीरिया को नया सदस्य बनाया गया है। हाल ही में इसकी बैठक ब्रिक्स की वर्तमान में बैठक ब्राजील में हुई, ब्राजील में इसकी बैठक हुई, जो इसकी 10वीं बैठक थी और इसमें ही अल्जीरिया को शामिल किया गया। अल्जीरिया जो एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है और जिसकी राजधानी अल्जीरियस है, इसकी राजधानी अल्जीरियस है। तो इसको 10वें देश के रूप में शामिल किया गया। वहीं इससे पहले 9वां सदस्य इंडोनेशिया को बनाया गया था। इससे पहले 10वां सदस्य इंडोनेशिया को बनाया गया था। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इसको 9वां सदस्य बनाया गया था। अगर अब हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, ब्रिक्स देशों का बैंक है। इसकी स्थापना, असल में इसकी स्थापना 2014 में फोर्टालेजा में, ब्रिक्स की स्थापना, एनबीडी की स्थापना 2014 में फोर्टालेजा जो ब्राजील में है, ब्राजील में ही इसकी स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 2015 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। ठीक है, तो ये हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हो गया। अब देखते हैं ब्रिक्स, किसके बारे में? ब्रिक्स के बारे में। अगर हम बात करें ब्रिक्स संगठन, ब्रिक्स की सबसे पहले अवधारणा 2001 में जिम ओ नील द्वारा, किसने दी? जिम ओ नील द्वारा अवधारणा दी गई कि अगर ये अर्थव्यवस्थाएं एक साथ मिलती हैं तो इस क्षेत्र के लिए ये अच्छा रहेगा। तो ब्रिक्स की अवधारणा जिम ओ नील द्वारा दी गई। इसके बाद 2009 में याकटेनबर्ग कहां पर? रूस में एक बैठक होती है, उसमें 4 देश मिलकर, जिसमें ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना, ये चारों देश मिलकर ब्रिक्स की स्थापना करते हैं। उसके ही अगले साल 2010 में जिसका ब्रिक्स का सम्मेलन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में होता है, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में होता है और इसी सम्मेलन में अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया जाता है।
अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है और तब से ये ब्रिक्स के तौर पर जाना जाता है। अभी इसकी हाल ही में 16वीं बैठक, ब्रिक्स की 16वीं बैठक कजान में हुई थी, कजान रूस में हुई। अभी 17वीं बैठक इसकी ब्राजील में, 17वीं बैठक इसकी 17वीं बैठक कहां हो रही है? ब्राजील में। इससे पहले 16वीं बैठक इसकी कजान में हुई थी। तो अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक के 10वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। चलिए, तो एनबीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाना, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी पश्चिम प्रधान संस्थाओं के विकल्प के रूप में वित्तीय समाधान उपलब्ध कराना। यानी जो हेजिमोनी पश्चिम ने आईएमएफ और विकास बैंक के द्वारा स्थापित की गई है, उसको तोड़ना। दक्षिण सहयोग, वैश्विक साझेदारी सुदृढ़ करना। तो ये सब काम के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 2015 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है और 40 अरब डॉलर से अधिक प्लस 120 परियोजनाओं को स्वीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज की शुरुआत किसने की? तो टूराइज की शुरुआत सऊदी अरब ने एक नई योजना शुरू की है। दरअसल वैश्विक स्तर पर जैसे जैसे देश जीवाश्म ईंधन को छोड़कर पारंपरिक ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, तो सऊदी अरब जैसे देशों की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था मोस्टली तेल पर निर्भर है। तो अब ये देखते हैं कि अगर भविष्य में तेल की मांग में कमी आती है तो इनकी अर्थव्यवस्था नीचे हो जाएगी, और इसको बनाए रखने के लिए अभी यहाँ पर ये पर्यटन का विकास कर रहे हैं, क्योंकि भारत की तरह या अन्य देशों की तरह रेगिस्तान में खेती करना तो मुमकिन नहीं है। इसलिए इन्होंने इसे पर्यटन के रूप में विकसित करने की कोशिश की है, जैसे कि यूएई में। तो सऊदी अरब ने इसके लिए टूराइज की शुरुआत की है। अब इसके लिए इनके जो पर्यटन मंत्री हैं, इनके पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब, अहमद अल खतीब ने टूरिज्म पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना या पर्यटन में सहयोग, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। तो इसके लिए इन्होंने ये योजना शुरू की गई है। इसका किस लिए, मतलब इनका विजन है 2030 तक सऊदी अरब का विजन 2030, इसके तहत इस योजना को लॉन्च किया गया। इसमें ये चाहते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था में विविधता आए, अर्थव्यवस्था में विविधता लाना। सऊदी अरब का उद्देश्य क्या है कि इनकी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना। मतलब मोटा बात यही है कि अर्थव्यवस्था बनी रहे, उसके लिए पैसे की कमाई को तेल के अलावा दूसरे साधनों पर भी लागू किया जाए, जिससे देश में दूसरे साधन से भी इनकम आ सके। तो उद्देश्य पर्यटन, तकनीक, निवेश और स्थापत्य के क्षेत्र में दुनिया भर के नेताओं को जोड़ना, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में नए निवेश के अवसरों को खोलना, स्थायित्व और डिजिटल पर्यटन जैसी क्षेत्रव्यापी चुनौतियों का समाधान करना। पृष्ठभूमि सऊदी अरब के विजन
30 का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है, जिसमें पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी सऊदी अरब को भी और पूरे विश्व को मालूम है कि यहाँ पर्यटन के अलावा और कुछ होना असंभव है। तो चलिए, ये हमारा सऊदी अरब। अब थोड़ी सी सऊदी अरब की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। सऊदी अरब, जिसकी राजधानी रियाद है, राजधानी रियाद, और यहाँ के राजकुमार जो खास चर्चा में रहते हैं उनका नाम बिन सलमान है। बिन सलमान यहाँ के राजकुमार है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसको लाल सागर अफ्रीका से अलग करता है। अफ्रीका से कौन अलग करेगा? लाल सागर। और लाल सागर और इधर हो गई हमारी बाबे मंडल जल संधि। ये हो गई हमारी बाबे मंडल जल संधि, बाब ए मंदेव जल संधि, जो अदन की खाड़ी को लाल सागर से अलग करती है। क्या करेगी? यहाँ पे अदन की खाड़ी, तो अदन की खाड़ी को लाल सागर से अलग या जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको हम बाबे मंदेव के नाम से जानते हैं। अगर इधर की तरफ बात करें तो ये हमारा पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, ये हमारी इधर हो गई फारस की खाड़ी, और इधर ओमान की खाड़ी, और इन दोनों को जोड़ने वाली यह जो सकरा रास्ता है जिसको हम जल संधि के रूप में जानते हैं, यह है हारमुज जल संधि। जल संधि से मतलब है कि दो बड़े जल क्षेत्रों को एक सकरे क्षेत्र से जोड़ने वाली पानी की एक धारा, उसको हम जल संधि के तौर पर जानते हैं। तो ये हमारा सऊदी अरब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किस स्थान पर किया गया? तो इनका अनावरण गोवा में किया गया। हाल ही में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये हमारे उपराष्ट्रपति, और अभी हाल ही में ये 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरा, वो कहाँ का? गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर है। इसी दौरे पर इन्होंने गोवा राजभवन में 2 मूर्तियों का अनावरण किया। एक ऋषि सुश्रुत और आचार्य चरक, इनकी मूर्तियों का अनावरण किया। अगर हम बात करें आचार्य चरक, ये 100 से 200 ईसा पूर्व कुषाण वंश के काल में, और इनके समय जो शासक था कनिष्क के संरक्षण में चरक संहिता लिखी। इन्होंने चरक संहिता लिखी। इन्हें भारत में चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। चिकित्सा के जनक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। किसको? आचार्य चरक को। इन्होंने ही वात, पित्त और कफ के बारे में बताया कि वात, कफ और पित्त क्या होते हैं। इसकी जानकारी हमें आचार्य चरक ने ही दी।
अगर आचार्य चरक की बात करें तो आयुर्वेद से अष्टांग आयुर्वेद को विस्तृत किया। तो आयुर्वेद से अष्टांग आयुर्वेद को विस्तृत करने का श्रेय भी आचार्य चरक को जाता है। वहीं अगर हम बात करें सुश्रुत ऋषि की, तो सुश्रुत ऋषि जो प्लास्टिक यानी इस विश्व में सबसे पहले जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की, उनके रूप में हम सुश्रुत ऋषि को जानते हैं। पहली प्लास्टिक सर्जरी इनके द्वारा की गई। इन्होंने बहुत सारे उपकरणों के बारे में भी बताया, सर्जरी के उपकरणों के बारे में भी इन्होंने बताया। और ये बनारस के राजा देवापोतराज के संरक्षण में कार्य करते थे। तो ये इनके बारे में हुआ। अगर हम बात करें आचार्य चरक लगभग 100 से 200 ईसा पूर्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, जिन्होंने भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। संबंध राज्य कुषाण वंश के कनिष्क के संरक्षण में तक्षशिला क्षेत्र में फला फूला। इनके योगदान में चरक संहिता जो इन्होंने किताब लिखी, यही आयुर्वेद के आधारभूत ग्रंथों में से एक आंतरिक चिकित्सा पर केंद्रित है। अगर आयुर्वेद के अष्टांग की बात करें तो आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद में वर्गीकृत किया। भ्रूण विज्ञान यानी गर्भ में विज्ञान और रोग विकृति विज्ञान, समग्र स्वास्थ्य के विज्ञान के विस्तार का वर्णन किया। इन्होंने तीनों दोषों के बारे में बताया, जिसमें वात, पित्त, कफ जो निदान और उपचार है उसका आधार है। ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गया। अगर बात करें हम ऋषि सुश्रुत की, तो 600 ईसा पूर्व एक प्राचीन शल्य चिकित्सक यानी प्लास्टिक सर्जन थे। इनका संबंध बनारस के दिवोदास के शासन के अधीन था। इन्होंने सबसे पुराने शल्य चिकित्सक ग्रंथ लिखे, जिसमें 300 से अधिक शल्य चिकित्सक प्रक्रिया और 100 से अधिक शल्य चिकित्सक उपकरणों का वर्णन है। यानी जब इन्होंने ये ग्रंथ लिखा तो उसमें 300 से अधिक शल्य चिकित्साएं यानी प्लास्टिक सर्जरी के 300 से अधिक प्रकार इन्होंने बताए और 100 से अधिक उपकरण इन्होंने बताए कि इनसे सर्जरी की जा सकती है। तो ये इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई। अगर बात करें हम यहीं पर गोवा की, गोवा जिसकी राजधानी पणजी, तो गोवा हमारे यहाँ पर सबसे पहले और सबसे आखिर तक ब्रिटिशर्स द्वारा चलाया गया राज्य है। यानी ब्रिटिशर ने, जिसपे ब्रिटिशर बोल रहा हूँ, यूरोपीय द्वारा शासित राज्य है। यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली आए और पुर्तगाली ने 1530 में इसे राजधानी बनाया और ये 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रही। भारत ने ऑपरेशन विजय के द्वारा इसे आजाद कराया। ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से आजाद कराया। और वहीं गोवा 1987 में भारत का 25वां राज्य बना। कौन सा? 25वां राज्य गोवा बना। कब बना? 1987 में बना। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने 39 वीरता पुरस्कारों को प्रदान किया है। अगर हम वीरता पुरस्कारों की बात करें तो ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति क्या हैं? तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। यानी
जो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। तो इसीलिए इन्होंने इन वीरता पुरस्कारों को प्रदान किया है। इन वीरता पुरस्कारों के लिए आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया। राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम किया गया जिसके द्वारा ये वीरता पुरस्कार इनको प्रदान किए गए। इसमें इन्होंने 39 वीरता पुरस्कारों को प्रदान किया, जो भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना प्लस जम्मू कश्मीर पुलिस और प्लस CAPF के दिए गए, मतलब इन सबको दिए गए। और ये इन सबको दिए गए, जिसमें 39 में से कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये दो प्रदान किए गए, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। कीर्ति चक्र जो शांति काल में प्रदान किया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान, और ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। शांतिकाल यानी जब युद्ध की घोषणा ना हुई हो। अगर युद्ध में, तो युद्ध में वीरता के लिए दिया जाने वाला सम्मान परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये चक्र ये सब होते हैं। लेकिन शांतिकाल यानी जब युद्ध की घोषणा ना हुई हो तब दिया जाने वाला सम्मान कीर्ति चक्र, दूसरा और तीसरा सर्वोच्च सम्मान शौर्य चक्र। अगर हम इसमें बात करें तो ये 6 लोगों को दिया गया, जिसमें 4 को मरणोपरांत दिया गया। उसके बाद 33 लोगों को शौर्य चक्र, जिसमें से 7 मरणोपरांत दिया गया। तो 33 और 6 39 लोगों को दिया गया। अगर हम बात करें तो शांति काल का सर्वोच्च सम्मान, शांति काल का सर्वोच्च सम्मान, शांति काल का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल का सबसे बड़ा सम्मान है। अगर हम बात करें इन तीनों सेनाओं को, तो इन तीनों सेनाओं में से या 5 को जो सम्मान मिला है वो आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ साहस दिखाने के लिए दिया गया। साहस दिखाने के लिए दिया गया, यानी जो साहसी कार्य इन्होंने इनके खिलाफ किए उसके लिए इन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया। यह आयोजन चर्चा में है क्योंकि यहाँ भारत के प्रतिष्ठित कालीन वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र और तीसरा सर्वोच्च सम्मान शौर्य चक्र होता है। तो शांति काल में दिया गया। यह दूसरे स्थान पर सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र के बाद, यानी अशोक चक्र पहले नंबर पर आता है, फर्स्ट अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र। युद्ध क्षेत्रों में के दूर अत्यंत वीरता कार्यों के लिए, यानी युद्ध क्षेत्रों से दूर जो वीरतापूर्ण कार्य किए जाते हैं उनके लिए सम्मान दिया जाता है। वहीं शौर्य चक्र तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, यानी तीसरा शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। इसमें जीवित यहाँ पर मेजर बल्लाराम गोपाल नायडू, मेजर मंजीत सिंह भारतीय सेना के, मरणोपरांत दिया गया कर्नल मनप्रीत सिंह, DSP हुमायूं मंजिल भट्ट और राइफलमैन रवि कुमार को दिया गया। अगर हम बात करें राष्ट्रपति भवन की, तो राष्ट्रपति भवन, हमारा राष्ट्रपति भवन
जो रायसीना हिल्स पर स्थित है, रायसीना हिल्स पर स्थित है। हमारा राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर स्थित है और ये रायसीना हिल्स अरावली पहाड़ी का हिस्सा है, अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला दिल्ली में रायसीना हिल से ही शुरू होती है, जो पश्चिम में दक्षिण में पालनपुर गुजरात तक जाती है। यानी दिल्ली से लेके गुजरात तक का फैलाव अरावली पहाड़ी का है। इसके सर्वोच्च शिखर, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर जो सर्वोच्च शिखर है और जो राजस्थान में स्थित है। तो ये हमारा अरावली के बारे में जानकारी हो गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरकार ने GPRA आवास में किसके लिए 4% कोटा प्रदान किया है? तो सरकार ने विकलांग अधिकारियों के लिए 4% कोटे को दिया है। तो किसने दिया है? भारतीय सरकार ने। इसकी घोषणा आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा, आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई, मंत्रालय द्वारा। इसने कहा कि ASO से और निर्देशक पद तक ये घर दिए जाएंगे, जिसमें टाइप 1 से लेकर टाइप 1 से और टाइप 5 तक के घरों को इसमें आवंटित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे शहरी और आवास मंत्रालय ने घोषणा की है कि जो विकलांग अधिकारी हैं उनको ये घर आवंटित किए जाएंगे। जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, GPRA की फुल फॉर्म GPRA, जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। GPRA की फुल फॉर्म है। तो इसके तहत आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ASO से लेकर और निर्देशक पद तक के लिए सबको, विकलांग लोगों को 4% कोटे के आधार पर घर दिए जाएंगे। ये व्यवस्था विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत की गई। यह व्यवस्था इसके लिए विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत ये व्यवस्था की गई। तो यह क्वेश्चन हमारा इसके बारे में। आरक्षण का आकार, GPRA आवास योजना में विकलांग अधिकारियों को 4% कोटा। लाभार्थी ASO से निर्देशक स्तर तक के अधिकारी टाइप 1 से टाइप 5 तक के आवास पाएंगे। यह स्थान 61 शहरों में 355 केंद्रों में फैला नेटवर्क है। इसमें 1.02 लाख आवासीय इकाई दी जाएंगी। कोटे का उद्देश्य PWD कर्मचारियों के सामाजिक समावेशन और कल्याण को बढ़ावा देना, विकलांग अधिकारियों को हॉस्टल या पारिवारिक दूर रहने के बजाय स्थायी आवास मुहैया कराना। यानी जो अधिकारी अपने घर से दूर नौकरी करने के लिए जाते हैं और हॉस्टल में, या किसी अधिकारी को होटल या परिवार दूर से रहने के लिए आवास की व्यवस्था कराने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किस मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में सुधार के लिए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में हमारे केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री, हाल ही में केंद्रीय
खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री। कौन है मंत्री? मंत्री जी हैं प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने घोषणा की है कि 3 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जाएंगे। तो इन्होंने क्या घोषणा की कि 3 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जाएंगे। प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जाएंगे किस लिए? जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे हम राशन की दुकान से सामान का आवंटन करते हैं या सामान गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें अनाज, चावल आदि सामान दिए जाते हैं। तो उसके लिए 3 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, जिसमें पहला है डिपो। पहला जो हमारा है डिपो दर्पण पोर्टल। पहला है डिपो दर्पण पोर्टल। दूसरा हमारा होगा अन्न मित्र। दूसरा जो हमारा पोर्टल होगा वो अन्न मित्र ऐप। तीसरा होगा अन्न सहायता ऐप। तीसरा होगा अन्न सहायता ऐप। अन्न सहायता ऐप, यानी ये 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं किसके लिए? जो हमारा डिपो दर्पण पोर्टल होगा, ये जो हमारा पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसका मूल्यांकन और निगरानी करेगा। यानी पीडीएस की निगरानी और मूल्यांकन के लिए इसके लिए ये हमने डिपो दर्पण पोर्टल बनाया है। अगर बात करें हम अन्न मित्र की, तो ये हितधारकों को सहायता या सशक्त बनाएगा। ये क्या करेगा? जिनको इससे फायदा होता है, हितधारकों को सशक्त बनाएगा। सशक्त बनाएगा, ठीक है। तो ये कार्य कौन करेगा? अन्न मित्र ऐप करेगा। अगर हम बात करें अन्न सहायता ऐप की, तो ये शिकायत निवारण पोर्टल होगा, यानी शिकायतों का निवारण करेगा। अगर कोई शिकायतें आती हैं तो इनका निवारण करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एफसीआई को, एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम, इसको 1000 करोड़ रुपए और केंद्रीय भंडारण निगम यानी CWC, केंद्रीय भंडारण निगम, इसको 280 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और इन दोनों के माध्यम से लगभग 81 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। इसके माध्यम से 81 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। यानी इन सब के माध्यम से 81 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे। चलिए, ये देखिए हमारे प्रहलाद जोशी जी बीच में खड़े हैं और लॉन्च कर रहे हैं। तो इन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भारत के कल्याणकारी वितरण प्रणाली को डिजिटाइज और मतलब जो हमारी पीडीएस प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। उद्देश्य गोदामों में खाद्यान्न वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ाना है। पीडीएस से जुड़े हितधारकों को सशक्त बनाना और प्रक्रिया में दक्षता बढ़ाना, नुकसानों को कम करना। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो भ्रष्टाचार को रोकने और कम करने के लिए ये सब लाया गया है। डिपो दर्पण पहल यह है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूसी के डिपो के लिए स्वयं मूल्यांकन और निगरानी उपकरण है। अगर बात करें डिपो दर्पण पोर्टल की,
तो ये एफसीआई और केंद्रीय भंडारण निगम के डिपो को खुद से मूल्यांकन करना और निगरानी करने के लिए, यहीं से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। तो उनके मूल्यांकन कि भाई कितना यहाँ पर माल आया, कितना अनाज आया, सरकार ने कितना यहाँ पर पहुंचाया और गरीबों को कितना दिया, कितना गोडाउन में पड़ा हुआ है, इसकी सबकी निगरानी और मूल्यांकन ये ऐप करेगा। दूसरा, संभावित बचत एफसीआई डिपो में 275 करोड़ की और वेयर हाउसेज में 140 करोड़ की इससे बचत का अनुमान है। अगर बजट आवंटन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, सीडब्ल्यूसी को एक 280 करोड़ और एफसीआई के आधुनिकीकरण के लिए 1000 करोड़ दिए गए हैं। अगर बात हम करें अनमित्र पहल की, तो पीडीएस के फील्ड स्तर के हितधारकों को सशक्त बनाने वाला मोबाइल ऐप है। उचित मूल्य दुकान यानी फेयर प्राइस शॉप डीलर स्टॉक ट्रैकिंग कर सकते हैं, यानी कितना स्टॉक बचा हुआ है इसकी ट्रैकिंग दुकानदार भी कर सकते हैं, जो राशन की दुकान का ठेका मिलता है जिनको। और अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं, यानी अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं कि कब माल खत्म हो चुका है और कब आने वाला है। इस सब की खाद्य निरीक्षक जियो क्रेंट निरीक्षण कर सकते हैं। पायलट राज्य जहां पर पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा तो असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, पंजाब। भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा। अन्न सहायता मंच की बात करें तो यह उन्नत शिकायत निवारण प्रणाली है जो व्हाट्सएप, आईवीआरएस और स्वचालित वाक पहचान कर सकती है। पायलट राज्य गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में भी चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश वाले खास तौर पर ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश में चलाया जाने वाला तीनों में से अन्न सहायता मंच है, यानी यहाँ पर शिकायतें ज्यादा आती हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में राशन की शिकायतें ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसमें भी भाषा हिंदी, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला और अंग्रेजी है। अगर भारत की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, भारत मिशन लाइफ को किस योजना में शामिल करेगा? यानी जो भारत का मिशन लाइफ है, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अगर हम बात करें मिशन लाइफ की तो इसका मिशन लाइफ की बात करें, क्योंकि पर्यावरण की बात है तो हमने हरा पेन यूज किया है ना। तो हरे पेन के लिए लाइफ स्टाइल, लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ योजना, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जिसे कोप 26 ग्लासगो में लॉन्च किया गया। कोप 26 कहां पे हुआ? ग्लासगो में लॉन्च किया गया। मोदी जी द्वारा कोप 26 में ग्लासगो में लॉन्च किया गया। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो यूएनएफसीसी की जो जितने भी पार्टियां हैं, मतलब सदस्य हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, उसको बोलते हैं कोप। यानी कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूएनएफसीसी की जलवायु परिवर्तन के लिए। अगर हम बात करें यूएनएफसीसी की तो 1992 में एक सम्मेलन होता है जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी सम्मेलन ये 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ। रियो डी जेनेरियो में हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में ये सम्मेलन हुआ। तो इस सम्मेलन में यूएनएफसीसी के गठन पर सहमति जताई गई और इसकी स्थापना यानी इसने काम करना कब से शुरू किया? तो 1994 से इसने काम करना शुरू किया और इसकी पहली बैठक यानी कोप फर्स्ट बर्लिन जर्मनी में हुई। कोप फर्स्ट बर्लिन जर्मनी में आयोजित की गई।
इसके बाद अगर बात करें तो इसकी कोप 8 जो दिल्ली में आयोजित हुई, दिल्ली में कब आयोजित हुई? 2002 में। तो कोप 8 2002 में दिल्ली में आयोजित की गई। अब कोप 26 जो ग्लासगो में है। उसके बाद अगर बात करें कोप 27 मिस्र में, कोप 28 यूएई में, और अब जो कोप 29 जो आयोजित होगी वो बाकू अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित होगी। तो ये हो गया हमारा पूरा यूएनएफसीसी और उससे जुड़ी हुई मुख्य मुख्य कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब इस मिशन को हमने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के साथ जोड़ दिया है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जिसको हमने 2008 में लॉन्च किया था। 2008 में लॉन्च की गई जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को इसके साथ जोड़ दिया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये मिशन लाइफ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया। वर्तमान में इसमें 8 प्रमुख मिशन शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, यानी सौर ऊर्जा द्वारा बिजली का उत्पादन, राष्ट्रीय सौर मिशन भी इसी में शामिल है। राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता, यानी अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो, ये भी इसमें शामिल है। राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, सतत यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी आने वाली पीढ़ी के हिस्से की हम पर्यावरण को ना खत्म कर लें, उसको बोलते हैं सतत। तो सतत आवास मिशन भी इसमें शामिल है। राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर राजनीतिक मिशन, ये सब 8 के 8 मिशन इसमें शामिल हैं। अगर बात करें मिशन लाइफ की, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस पर 2021 में भारत ने मिशन लाइफ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत व्यवहारों को वैश्विक जलवायु कार्रवाई के केंद्र में लाना है। यह मिशन वर्तमान में उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था को सचेत और सुनिश्चित उपयोग आधारित सेकुलर अर्थव्यवस्था में बल बदलने की कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, यानी हमारे जो क्रिकेटर हैं उनकी पत्नियों की पुस्तक किसकी लिखी हुई किताब है? तो ये हमारे पुजारा जी की पत्नी पूजा पुजारा। कितने सारे पुजारा हैं, यहाँ पर भी पूजा, यहाँ पर भी पूजा और वहां पर भी पूजा, यानी चेतेश्वर पुजारा जी की पत्नी पूजा पुजारा की पुस्तक है क्रिकेट ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, यानी ये इन्होंने अपनी पुस्तक हाल ही में लॉन्च की। अगर हम कुछ अन्य पुस्तकों की बात करें तो एक पुस्तक है नो स्पिन, ये सेन वॉर्न की है, सेन वॉर्न की पुस्तक नो स्पिन। अगर बात करें हम वाइड एंगल, ये हमारे स्पिनर अनिल कुंबले जी की है, अनिल कुंबले की पुस्तक है वाइड एंगल। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये हमारे युवराज सिंह की है, युवराज सिंह की टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। अगर बात करें 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ, 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरव गांगुली जी की पुस्तक है। अगर बात करें हम सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर की जो पुस्तक है उनका नाम है
सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इन इट्स माई वे। ये हमारे सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक है। तो ये कुछ मुख्य पुस्तकें जो क्रिकेटर से जुड़ी हुई हैं। ये हमारे पुजारा जी और उनकी पत्नी पूजा पुजारा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में तमन्या भाटिया को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हिंदुस्तान नहीं, कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड, इसका हमारे तमन्या भाटिया जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये है हमारी तमन्या भाटिया जी। ध्यान से देखो, तमन्या भाटिया जी। अगर हम इसके अलावा कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कीर्ति सेनन, जो ड्रीम टेक्नोलॉजी, कीर्ति सेनन ड्रीम टेक्नोलॉजी, इसके एम्बेसडर कौन बनी है? कीर्ति सेनन बनी है। वहीं L&T फाइनेंस और स्क्रैचर्स दोनों के जसप्रीत बुमराह जी को बनाया गया। जसप्रीत बुमराह जी इन दोनों के, टाटा मोटर्स के विकी कौशल, टाटा के विकी कौशल टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। अगर बात करें फेडरल बैंक की तो विद्या बालन, फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन जी को बनाया गया। विद्या बालन जी ने फेडरल बैंक की एम्बेसडर नियुक्त हुई। लिवाइस की दिलजीत, लिवाइस दिलजीत दोसांझ और आयुष्मान खुराना ये फिक्की के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया गया। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिनमें हमने आज रात तक हुए सभी मुख्य घटनाक्रम को देखा। आशा करते हैं आपको यह हमारा प्रयास पसंद आया होगा। तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।